हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं डर का अनुभव राम के साथ। तो चलिए अब बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। दोस्तों, यह भयावह घटना मेरे ही एक दोस्त के साथ घटी थी जिसका नाम सौरभ है। हमारी दोस्ती स्कूल के दिनों में हुई जब हम एक ही साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। उससे पहले मैं उसे जानता तक नहीं था। हालांकि सौरभ हमारे ही गांव का रहने वाला है, लेकिन उसका घर गांव के बाहर बना हुआ है जहां पे उनके सभी परिवार के लोग रहते हैं। तो इसी तरह जब हमारी दोस्ती हुई तो हम दोनों साथ साथ स्कूल पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि स्कूल जाने का रास्ता मेरे ही घर के बगल से होकर गुजरता था और वहाँ पे सौरभ आता तो मेरे घर मुझे बुलाने के लिए जरूर आता था। इस तरह हम दोनों साथ साथ स्कूल पढ़ने जाया करते। तो ये बात तब की होगी जब हमारी उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। तब हम कक्षा 5वीं में पढ़ा करते थे। तो उस दिन जब हम दोनों पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे थे, तब सर्दी का मौसम होने के कारण पूरे रास्ते पर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। वहाँ कोहरा इतना ज़्यादा छाया था कि हमें 2 कदम आगे का नज़ारा भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं वहाँ पर सौरभ से बातें करते हुए आगे बढ़े जा रहा था। हमें थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी, लेकिन हम अपने कदम को आगे बढ़ाए जा रहे थे। हमें स्कूल भी तो पहुँचना था। लेकिन तभी वहाँ रास्ते में सौरभ का पैर किसी अनजान चीज़ से टकराया। क्योंकि हम नीचे देखते हुए नहीं जा रहे थे, हमारी नज़र सामने थी। इस वजह से मैं उस अनजान चीज़ को देख नहीं पाया और ना ही सौरभ देख पाया था। वहाँ जैसे ही सौरभ का पैर उस अनजान चीज़ से टकराया, तब मैं नीचे देखने लगा। वहाँ नीचे कोई काला जादू किया हुआ था, कोई टोना टोटका जैसा। वहाँ पे कुछ सिंदूर पड़े हुए थे और कुछ चावल, एक इंसान की खोपड़ी, जिससे ही वहाँ पे सौरभ का पैर टकराया था उस मानव कंकाल की खोपड़ी से। तब मैं डरते हुए सौरभ को अपनी ओर खींच लिया था और कहने लगा था, यार ये क्या हुआ? तुम्हारा पैर तो यहाँ काला जादू पे पड़ गया। तब सौरभ हंसते हुए कहने लगा था, अरे क्या हुआ यार, तू ऐसे डर क्यों रहा है? बस इस सिंदूर पे ही तो मेरा पैर पड़ा है और ये खोपड़ी हड्डी तो है। ऐसे हड्डियों से मैं रोज दिन अपनी लात मार मार कर खेलता रहता हूँ। तू डर मत, स्कूल चल। लेकिन मैंने बड़ों से सुनकर रखा था कि हमें कभी भी काला जादू या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पर हो उसे लांघना नहीं चाहिए, उसे लात नहीं मारना चाहिए। अगर हमारा पैर गलती से भी उस काले जादू वाले जगह पर पड़ गया तो भी उसका नुकसान हमें हो सकता है। और मैं ये बात जानता था। मैं सौरभ से कहने लगा, चलो चलो स्कूल चलो, तुम्हें रास्ते में मैं सब बताता हूँ। उसके बाद हम दोनों उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जाने से पहले सौरभ ने एक बार फिर उस मानव कंकाल पर लात मार दिया और जाते जाते हंसते हुए कहने लगा, अरे क्या है यार, ये तो बस एक फुटबॉल जैसा ही है, इसे मारते हुए स्कूल तक लेकर चलते हैं। लेकिन मैं डरा हुआ था और मैं उसे खींचते हुए स्कूल की ओर लेकर जाने लगा। मैं उसे रास्ते में बातें करते हुए जा रहा था कि तुम्हें पता है तुमने आज कितनी बड़ी गलती कर दी है। भले ही अनजाने में सही, लेकिन ये गलती बहुत ही बड़ी है, इसकी नुकसान तुम्हें पहुंच सकता है, इसलिए तुम इसके बारे में अपने घर में ज़रूर बताना। तो वहाँ पे वो सौरभ हंसते हुए कहने लगा, क्या गलती कर दी है? बस रास्ते पर रंगोली बनाई गई थी और मैं उसके ऊपर पैर रख दिया, ये बड़ी गलती कैसे हो गई? तब मैं उससे कहने लगा, तुम नहीं जानते वो काला जादू किया गया था। वहाँ पे काला जादू था टोना टोटका, जिसे तुम्हारे पीछे भूत चिपक सकते हैं, भूत प्रेत तुम्हारे पीछे चिपक सकते हैं। तो वहाँ पे सौरभ हंसते हुए कहने लगा था, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं इसके बारे में अगर घर में भी बताऊँगा तो मुझे ही डांट पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर वाले सभी शिक्षित हैं और वो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते। मैं भी इन सब चीज़ों को नहीं मानता, तभी तो मुझे थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है कि मेरे साथ आज क्या हुआ। इतना बोलते हुए हम दोनों स्कूल पहुँचे और स्कूल में हम दोनों एक ही बेंच पर बैठे। मैं स्कूल में पूरा दिन डरा हुआ था, लेकिन सौरभ को थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था। मुझे जब भी टाइम मिलता
जब कक्षा में शिक्षक नहीं होते तब मैं सौरभ को समझाता कि यार तुम इसके बारे में अपने घर में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तुम बहुत ही परेशानी में फंस सकते हो। लेकिन सौरभ बार बार हंस देता और इसी तरह से शाम हुई, हमें छुट्टी मिली और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन मैं डरा हुआ था। वहाँ पे रात के लगभग 7 बजे के करीब मैं ये सोच रहा था कि मेरा पैर तो वो काला जादू पे नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी हो सकता है वो भूत प्रेत कहीं मेरे पीछे ना चिपक जाए, काला जादू वाला भूत प्रेत। मैं डरा हुआ था और वहाँ पे अपने बेड पर लेटा अगर कोई हवा के कारण भी कुछ हिलता तो मैं उसे भूत से जोड़ देता। वहाँ पे कुत्ते भौंकता तो मैं भी सोचता कहीं भूत प्रेत तो मेरे घर के आसपास नहीं आ गए, क्योंकि ऐसी शक्तियों को कुत्ते महसूस कर सकते हैं। और मैं डरा हुआ इसी तरह से डर डर कर मैंने पूरी रात निकाली थी। और सुबह के वक्त जब सौरभ मेरे घर पर आया था स्कूल जाने के लिए बुलाने, तब मैं सौरभ से कहने लगा, यार तूने भूत प्रेत तो रात में नहीं देखा ना? सौरभ हंसने लगा, कहने लगा चलो मैं बताता हूँ रास्ते में। फिर हम दोनों स्कूल की ओर निकल पड़े और तब सौरभ मुझसे कहने लगा कि यार तू तो बोल रहा है कि तूने कोई भूत प्रेत असली में देखे क्या, लेकिन मैं सपनों में भी किसी भूत प्रेत को नहीं देखा। कैसा वो काला जादू था? कोई भी भूत प्रेत नहीं चिपका। वो इतना बोलकर हंसने लगा और इसी तरह से मैं स्कूल पहुंचा। वहाँ स्कूल से घर आया और ऐसे ही कुछ दिन बीते। उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई और ना ही मुझे। मैं भी इस बात को ये सोचकर भूल गया कि ये सब बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब बस लोगों की कहने की बातें हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद सौरभ प्रत्येक दिन मेरे साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता और मैं कुछ दिन के बाद उसको गौर कर पाया था। मैं उसको गौर से देख पा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे पीला फिरता जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका था और मैं सौरभ से कहने लगा, सौरभ ये तुझे क्या हो रहा है? तुम्हारा शरीर ऐसे दिन प्रतिदिन पतला कैसे होता जा रहा है और तू पीला कैसे दिखने लगा है? तो सौरभ भी कहने लगा, यार पता नहीं, मुझे भी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। तो मैं ये बात अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने भी मुझे 2-3 डॉक्टर के पास दिखाए, लेकिन मेरे सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे। मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं निकली और मैं भी नहीं समझ पा रहा कि मुझे ये हुआ क्या है। मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे पीला क्यों फिरता जा रहा हूँ। तब मुझे वो बात याद आई थी, वो काला जादू वाला बात। और मैं सौरभ से कहने लगा, तुम्हें याद है ना वो दिन तुमने वो लात मारी थी काला जादू वाली जगह पर? मेरी ये बात सुनकर आज सौरभ भी थोड़ा मायूस था और वो मुझसे कहने लगा, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर गलती से किसी का पैर काला जादू वाले जगह पर पड़ जाए तो उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता, किसी का शरीर ऐसे पीला नहीं फिर सकता। और तब मैं उसे कहने लगा, सच सच बताना, तुम्हारे पीछे या फिर तुम्हारे आगे, तुम्हारे आसपास रात में या दिन में कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई है तुम्हारे साथ? तब मेरी ये बात सुनकर सौरभ भी थोड़ी देर के लिए सहम सा गया था और वो मुझसे कहने लगा, हाँ मुझे ऐसा लगता है। रात के वक्त जब मैं सोता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेड के आसपास कोई है। भले ही मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कदमों की चलने की आवाज़ साफ साफ मैं महसूस कर पाता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अलावा मेरे बेड पर कोई और है। जब वो उठता है, बैठता है, तो मुझे महसूस होता है कि मेरे बेड पर कोई बैठा है, कोई मेरे बेड से उठा है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था। और तुम आज जब मुझसे ये बात पूछे तो मैं ये बात तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। मैंने घर वालों को भी ये बात नहीं बताई है। अगर मैं उन्हें बताऊंगा भी तो वो यकीन नहीं करेंगे। वो मुझे ही डांटेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा मन का वहम है। इसलिए मैं किसी को भी ये बात नहीं बताता, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। और तब मैं उसे कहने लगा, भाई तू मेरी बातों पर यकीन कर। तुम्हारे साथ यकीनन कोई भूत चिपका हुआ है जो तुम्हारे शरीर का खून चूस रहा है और तुम्हें पता तक नहीं चल रहा। और तब वहाँ पे सौरभ कहने लगा था, तो मैं क्या करूँ? मुझे
कुछ करना चाहिए। तब मैं उसे कहने लगा कि तुम्हें किसी अच्छे तांत्रिक के पास दिखाना चाहिए। तुम्हें अपने घर वाले को ये बात बतानी चाहिए। तुम आज जब शाम के वक्त घर जाओगे तो ये बात अपने घर वालों को जरूर बताना। और तब इसी तरह से शाम हुई और सौरभ भी अपने घर पहुंचा। और फिर रात निकली और सुबह के वक्त स्कूल जाने के लिए मैं सौरभ का इंतजार कर रहा था, लेकिन सौरभ आज आया ही नहीं था। मैं अकेला ही स्कूल पहुंचा और मुझे लगा था कि शायद सौरभ को उनके माता पिता किसी तांत्रिक के पास दिखाने के लेकर गए होंगे या फिर किसी मंदिर में उसे दिखाने के लिए लेकर गए होंगे, क्योंकि सौरभ ने उसे बताया होगा अपने परेशानियों के बारे में। यही सोचकर मैं उन बातों को भूल गया और इस तरह से 15 दिन निकल गए, लेकिन सौरभ अभी स्कूल पढ़ने के लिए आ नहीं रहा था। तो एक दिन मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि मैं आजकल देख रही हूँ कि तू अकेला स्कूल जाता है, तुम्हारा दोस्त सौरभ तुम्हारे साथ पढ़ने नहीं जाता स्कूल। तो मैं भी माँ से क्या कहता, मैं भी उसे सच सच बता दिया कि सौरभ के साथ कैसे कैसे क्या हुआ था। वो काला जादू वाले घटना से लेकर उसका शरीर पीला फिरने तक का। तब माँ मुझसे कहने लगी थी, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम भी तो उसके साथ थे ना, तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। तो मैं भी उसे कह रहा था, मुझे लगा ये बस छोटी मोटी बात है, ये लेकर मैं आपको ये बात नहीं बताया। मेरी ये बात सुनकर माँ मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगी थी, तुम्हें नहीं पता वो लड़का, वो सौरभ कितनी ज़्यादा परेशानियों में होगा। मुझे अभी उसके घर जाना है, चलो मेरे साथ। फिर मैं अपनी माँ के साथ सौरभ के घर पहुँचा। वहाँ उसके मम्मी पापा रो रहे थे और सौरभ जैसे खाट पे चिपक चुका था। उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा पतला, बिल्कुल हड्डियों के ढांचा जैसा बन चुका था। पहले तो मैं उसे एक पल के लिए देखकर डर गया, क्योंकि उसका शरीर पूरा पीला था और मुझे लगा कहीं से कुछ हो ना गया हो, क्योंकि उसके मम्मी पापा रो रहे थे। और जैसे ही मैं और मेरी माँ उसके घर पहुँचे तो उनकी माँ, सौरभ की माँ, मेरी माँ से कहने लगे, इसे क्या हुआ है? इसे देखो, इसका शरीर ऐसे कैसे हो गया है? अभी कुछ दिनों तक तो ये हंसता खेलता था, लेकिन आज ये ऐसे क्यों हो चुका है? वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रो रही थी। और तब मैं उससे कहने लगा, आपको सौरभ ने कुछ नहीं बताया कि सौरभ के साथ क्या होता था? तब उसकी माँ कहने लगी, नहीं, मुझे सौरभ ने तो कुछ भी नहीं बताया। और तब मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को सारी घटना बताई थी, इस वजह से मेरी माँ को भी सारी घटना के बारे में पता था। मेरी माँ ने सभी बातें बताया सौरभ की माँ को। और तब सौरभ की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान, वो रोते हुए कहने लगी कि भला ये बात सौरभ मुझसे क्यों छुपाया होगा? सौरभ कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाता था। भले ही वो डरता जरूर था मुझसे, लेकिन वो बातें से नहीं छुपाता था। इसे किसी अच्छे तांत्रिक के पास लेकर चलिए, आपको पता है। सौरभ की माँ मेरी माँ से ऐसा कह रही थी और मेरी माँ कहने लगी थी, हाँ, यहीं पास के ही शमशान में एक तांत्रिक रहता है, जिसने अब तक कई सारे ऐसे बच्चों के चिपके भूतों को भगाया है। वो भूत प्रेतों को भगाने का काम करता है। वो यहाँ पर कई सालों से रह रहा है। उसके पास हमें अभी ही हमें सौरभ को उसके पास लेकर चलना होगा। और तब सौरभ के पिताजी सौरभ को अपनी गोद में उठाकर शमशान घाट की ओर निकल पड़े। मैं, मेरी माँ और सौरभ के सभी परिवार के लोग सौरभ को लेकर शमशान घाट की ओर जा रहे थे। वहाँ जब शमशान घाट में पहुँचे तो वहाँ सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था, जिसने अपने शरीर पर भस्म रगड़ा हुआ था। उसके बाल बहुत ही जटीलेदार थे, जैसे उसने कई सालों से नहाया तक नहीं था। मैं उस तांत्रिक को लगातार देखे जा रहा था और सौरभ के पिताजी सौरभ को नीचे ले जाकर उस तांत्रिक के पास रख दिए थे। और तब वहाँ पे तांत्रिक ने अपनी आंखों को खोला था और तांत्रिक हंसते हुए कहने लगा, बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हें इतने दिनों तक उस चुड़ैल को इस बच्चे का खून नहीं पीने देना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा खून चूस लिया है इस बच्चे का उस चुड़ैल ने। तब सौरभ के पिताजी कहने लगे, क्या खून चूसा गया है मेरे बच्चे का? लेकिन जब मैं इसे डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट तो बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल थे, वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। तो तांत्रिक हंसते हुए कहने लगा, तुमने इसे शुरुआत में ही दिखाया था ना, अभी काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है। शुरुआत में कुछ भी पता नहीं चलता,
और तब से वो चुड़ैल इसकी खून चूस ही रहा है। तुम्हें पता है वो कौन है? एक कर्ण पिशाचनी। एक कर्ण पिशाचनी है जो इसके पीछे चिपका हुआ है। इसके हाथों पर देखो, इसके हाथों पर 2 दांत के निशान होंगे जहां से वो खून को चूसती है। तब तांत्रिक ने सौरभ के हाथ को पकड़कर सीधा किया था और उसके हाथ बिल्कुल पूरी तरह से पीले थे। और तब उस तांत्रिक ने सौरभ के हाथ पर 2 काले निशान दिखाए थे जो दांतों के निशान लग रहे थे, बिल्कुल दांतों के। जब दांतों को हाथों पर गड़ाया जाता है उसके ही काले निशान बने हुए थे सौरभ के हाथों पर। और वो तांत्रिक कहने लगा, देखो यहीं से वो चूसती है सौरभ के शरीर से खून। इस चीज को देखकर वहां पे जितने भी लोग थे सभी के आंखों में आंसू आ गए। और तांत्रिक कहने लगा, रोने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। बस आपको आज रात यहीं शमशान में ही रुकना होगा और आप अपनी आंखों से देखिएगा कि कैसे मैं उस कर्ण पिशाचनी को अपने बस में करता हूँ। इतना बोलकर वहां तांत्रिक ने अपने उस कुंड में आग जला ली थी। जहाँ पे वो कुंड बना कर रखा था उसमें आग जला ली और अपने सामने कई सारे काला जादू वाले, जैसे वहाँ पे कुछ सामान थे, कुछ सिंदूर, कई तरह के तंत्र मंत्र की चीजें थी जो उसके पास पड़ी हुई थी। और वो अपने सामने सौरभ को लेटा दिया और उसके बाद कुछ मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिए। वहाँ आग में वो बार बार कुछ सामग्रियों को डालते और मंत्र को बुदबुदाते। इसी तरह से वहाँ पे 2 घंटे तक चला था और तब सौरभ का शरीर अपने आप हिलना शुरू हो गया था। हम लोग अपनी आंखों से देख पा रहे थे उसका शरीर कुछ समय के लिए हवा में उड़ जाता और फिर से जमीन पर। वहाँ पे वो तांत्रिक बार बार मंत्र को बुदबुदाए जा रहे थे, वो आग में कुछ सामग्रियों को डालते जा रहे थे। उसके बाद सौरभ का शरीर तड़पना शुरू हो गया और तब वो तांत्रिक ने अपने थाल से उस सिंदूर को अपने मुट्ठी में पकड़कर सौरभ के ऊपर फूंका था। और तब सौरभ का शरीर जैसे 1 सेकंड के लिए तड़पा होगा। उसके बाद सौरभ का शरीर पूरी तरह से बेजान पड़ चुका था और वो तांत्रिक अपनी आंखों को खोला और वो कहने लगा, अब इसके शरीर से वो पिशाचनी आज़ाद हो चुकी है और उसे मैं इस बोतल में कैद कर लिया हूँ। तब मैं भी देख पा रहा था उसके हाथ में एक बोतल था। वहाँ पे वो शीशे का वो बोतल था, उसमें साफ साफ हम लोग देख पा रहे थे जैसे सफ़ेद धुआं जैसा कुछ था जो कि चिल्ला रहा था। वो बोतल से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे उस नज़ारे को देखकर। वहाँ पे सौरभ के पिताजी कहने लगे कि अगर ये पिशाचनी फिर से आज़ाद हो गई तो ये यकीनन फिर से मेरे बच्चे को परेशान करेगी। तो वो तांत्रिक कहने लगा, ये आज़ाद होगी तब ना, मैं इसे अभी पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा इस हवन कुंड में डालकर इसे। इतना बोलकर वो तांत्रिक बाबा उस बोतल को अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ मंत्र को बुदबुदाने लगे। और मंत्र को बुदबुदाते हुए मैंने देखा था कि वो बोतल उनके हाथों में जैसे पिघलना शुरू हो गया था। वो शीशे का बोतल था और पिघल रहा था उनकी हाथों में। और उसके बाद उन्होंने अपनी मुट्ठी को उस अग्नि कुंड में खोला था। वहाँ पे उस शीशे को उस बोतल को डाल दिया था और अब भी वो मंत्रों को बुदबुदाए ही जा रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी मुट्ठी में राख को पकड़ा और उस राख को उस हवन कुंड में डाल दिया। और तब एक चीख सी गूंज पड़ी थी उस पूरे शमशान में। शमशान का पूरा सन्नाटा भंग हो गया था उस दर्दनाक चीख के साथ। और तब तांत्रिक बाबा उठ खड़े हुए और वो कहने लगे, अब इस बच्चे को आप अपने घर ले जा सकते हैं, ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। बस आप इसे खिलाइए पिलाइए, इसके शरीर में थोड़ा जान आएगा तो ये खुद ब खुद उठकर चलना शुरू हो जाएगा। और तब हम लोग भी देख पा रहे थे सौरभ अपनी आंखों को खोल चुका था और वो मध्यम मध्यम सी आवाज में बातें कर रहा था। उसके बाद सौरभ को लेकर सौरभ के पिताजी वो अपने घर पहुंचे। हम लोग भी वहां पर उस रात उसके घर में बिताए थे। उसके बाद अगले दिन सौरभ पूरी तरह से ठीक हो गया था और सौरभ से मैं पूछ रहा था कि तुमने इस घटना के बारे में अपने घर वाले को क्यों नहीं बताया। तब सौरभ का कहना था कि मैं बताने की कोशिश तो करता था लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाता था जब भी
मैं इस बात को अपने माँ पिताजी को बताने की कोशिश करता, जैसे मेरी जुबान को कोई दबा देता था, जैसे मेरे गले से मेरी आवाज़ बाहर ही नहीं निकल पाता। और तब मैं भी उससे कहने लगा, अब तो यकीन करते हो ना, तुम्हारे घर वाले भी यकीन करने लगे होंगे इन सब चीज़ों पर। तो वो भी अपनी गलतियों को मान चुका था। उसके बाद मैं और मेरी माँ मेरे घर आ गए और माँ मुझसे कहने लगी कि जब भी ऐसा हो, जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, कोई हादसा हो काले जादू वाला, तो मुझे ज़रूर तुम बताना। तुम देखे ना क्या हुआ था सौरभ के साथ। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी माँ से कहने लगा, हाँ माँ, अब आगे से अगर कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं इस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी सौरभ की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप विश्वास करते हैं कि सच में कोई काला जादू जैसा कुछ होता है? आप अपना राय कमेंट में हमें दे सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी डरावनी कहानियों के साथ।